साल 2025 को नेपाल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जब उसके यूथ ने फाइनली कहा, बहुत हो गया। कई सालों से हमारे हिमालयन देश की सतह के नीचे एक तूफान बन रहा था। यह तूफान सिस्टमैटिक करप्शन से भरा था, जो गवर्नेंस के हर कोने में फैल गया था, जिससे आम नागरिक अधिकारहीन और नाराज महसूस कर रहे थे। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। यूथ जॉबलेसनेस 20% से ऊपर थी, जिससे पीआर हे लिखे लेकिन डिसल्यूजन्ड यंग लोग बन रहे थे। उनका फ्यूचर नेपोटिज्म और क्रोनिज्म के कल्चर ने गिरवी रख दिया था, जहां पॉलिटिकल कनेक्शन न कि मेरिट, सक्सेस की करेंसी थी। यह नेपो बेबी कल्चर खास तौर पर परेशान करने वाला था, क्योंकि पॉलिटिकल एलीट के बच्चे अपनी अनअर्न्ड वेल्थ का दिखावा करते थे, जबकि लाखों लोग अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पॉलिटिकल लैंडस्केप खुद क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी का एक पिक्चर था। 2008 और 2025 के बीच नेपाल ने 14 अलग अलग सरकारों का एक रोटेटिंग डोर देखा, जिसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया। इस लगातार बदलाव ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट को कम कर दिया, जिससे स्टेबल गवर्नेंस के आइडिया का मजाक बन गया। जनरेशन जेड के लिए, जो इस लगातार अराजकता के बीच बड़े हुए थे, पॉलिटिकल क्लास लीडरशिप नहीं बल्कि प्रोग्रेस में एक बाधा थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम देखा जो कुछ लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक ऐसा सिस्टम जो सिविल वॉर के बाद शांति और समृद्धि के वादों को पूरा करने में फेल हो गया था। फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था, एक खामोश चीख जो सुने जाने का इंतजार कर रही थी। वह वजह 4 सितंबर 2025 को आई, एक ऐसे कदम में जो एक कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिसमें फेसबुक, एक्स, पहले ट्विटर और टिकटॉक जैसे बड़े नाम शामिल थे। 2023 के एक अस्पष्ट निर्देश का हवाला देते हुए राज्य ने दावा किया कि बैन सोशल हार्मनी के लिए जरूरी था। हालांकि नेपाल के यूथ ने इसे वही समझा जो यह था, असंतोष को चुप कराने और उन्हें एक दूसरे से और दुनिया से जोड़ने वाली डिजिटल लाइफलाइन को काटने का एक खुला प्रयास। एक ऐसी जनरेशन के लिए जो ऑनलाइन रहती थी, ऑर्गेनाइज करती थी और खुद को एक्सप्रेस करती थी। यह सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं था, यह उनकी पहचान और आज़ादी पर युद्ध की घोषणा थी। सोशल मीडिया बैन वह चिंगारी थी जिसने सालों से भर रहे बारूद के ढेर में आग लगा दी। बेरोजगारी, करप्शन और पॉलिटिकल फेलियर पर गहरा गुस्सा आखिरकार भड़क उठा। सरकार का इरादा आलोचना को दबाने का था, लेकिन इसके बजाय इसने पूरी जनरेशन को एकजुट कर दिया। राज्य द्वारा लगाई गई डिजिटल साइलेंस का जवाब सड़कों पर एक फिजिकल गर्जना से दिया गया। नेपाल के यूथ का अंदरूनी असंतोष फूट पड़ा, पैसिव फ्रस्ट्रेशन से एक एक्टिव, पावरफुल मूवमेंट में बदल गया, जो जल्द ही देश की नींव को हिला देगा और पूरी दुनिया का ध्यान खींचेगा। क्रांति का कोई एक लीडर नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड, ऑर्गेनिक विद्रोह था, जिसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाल की एफिशिएंसी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, जो सरकार के बेढंगे बैन से बच गए। ये जेन जेड का इलाका था। वे डिजिटल नेटिव्स थे जो अपनी जनरेशन के टूल्स को पॉलिटिकल चेंज के इंस्ट्रूमेंट्स में बदल रहे थे। सबसे आगे कई इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे, जो कमांडर न होते हुए भी मूवमेंट के चेहरे बन गए। सुधन गुरुंग, हमरो नेपाल एनजीओ के फाउंडर, ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करने में लगाया। बालन शाह, काठमांडू के इंडिपेंडेंट और पॉपुलर मेयर, ने प्रोटेस्टर्स के कॉज को अपनी पब्लिक क्रेडिबिलिटी दी, उनकी शिकायतों को क्लैरिटी और अथॉरिटी के साथ व्यक्त किया। उनके साथ एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट तनुजा पांडे और सोशल एक्टिविस्ट रक्षा बाम ने मूवमेंट की कोर डिमांड्स का समर्थन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैसेज फोकस्ड और पावरफुल रहे। उनके कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ने एक मल्टी फेस्टेड लीडरशिप बनाई, जिसे अथॉरिटीज के लिए टारगेट या डिसमेंटल करना मुश्किल था। डिमांड्स साफ और नॉन नेगोशिएबल थीं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया बैन को तुरंत हटाना। इसके अलावा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पार्लियामेंट को भंग करने,
दशकों के करप्शन की इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन द्वारा पूरी जांच और उन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए जवाबदेही की मांग की जिन्होंने देश को लूटा था। उन्होंने एक ऐसी जनरेशन के लिए जस्टिस की मांग की थी जिसे उसका फ्यूचर नहीं मिला था। मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। 8 सितंबर को हजारों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स काठमांडू के मैतीघर मंडला में इकट्ठा हुए, जो प्रोटेस्ट के लिए एक सिंबॉलिक स्पेस है। माहौल शुरू में डिफेंड उम्मीद का था, यंग चेहरों का एक वाइब्रेंट समुद्र जो सुने जाने की मांग कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और पार्लियामेंट बिल्डिंग की ओर मार्च करने लगी, राज्य का जवाब क्रूर और तेज था। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोटेस्ट के बड़े पैमाने के लिए अप्रिपेयर्ड लगती थी। उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, वाटर कैनन और लाइव एम्यूनिशन का चौंकाने वाला इस्तेमाल किया। दिन के अंत तक सड़कें खून से लथपथ थीं और 19 प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। 8 सितंबर की हिंसा ने शांतिपूर्ण समाधान की किसी भी उम्मीद को बुझा दिया। सरकार की बर्बरता ने रातों रात आंदोलन को कट्टरपंथी बना दिया। अगले दिन 9 सितंबर को तुरंत लगाए गए कर्फ्यू के बावजूद पूरे देश में विरोध भड़क उठा। गुस्सा अब बेकाबू हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने अपने साथियों की मौत से एनरेज्ड होकर राज्य के उन प्रतीकों पर हमला किया और आग लगा दी जिन्हें वे अब अपना उत्पीड़क मानते थे। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख राजनेताओं के निवास। हिंसा एक दुखद लेकिन सीधे तौर पर उस सरकार का परिणाम थी जिसने बातचीत के बजाय गोलियों को चुना, सुधार की गुहार को अस्तित्व की लड़ाई में बदल दिया। 9 सितंबर को सरकारी इमारतों को जलाने वाली आग पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक अंतिम संस्कार की चिता थी। राजधानी शहर में अराजकता फैलने और देश के अराजकता की ओर बढ़ने के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता पर पकड़ अस्थिर हो गई। सड़कों, उनकी अपनी खंडित पार्टी और देश के पतन के कगार पर होने की कठोर वास्तविकता से भारी दबाव का सामना करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। गुस्साई भीड़ को शांत करने के हताश प्रयास में सरकार ने तुरंत सोशल मीडिया बैन हटा दिया, वही नीति जिसने विद्रोह को जन्म दिया था। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। आंदोलन की मांगें एक नीति से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। वे अब भ्रष्ट व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। इसके बाद सत्ता के खालीपन में एक असाधारण घटना सामने आई। एक ऐसे कदम में जिसने क्रांति के डिजिटल नेटिव चरित्र को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनकारियों ने एक सुरक्षित डिस्कॉर्ड सर्वर पर वोट का आयोजन किया। अंतरिम नेता के लिए उनकी पसंद उतनी ही आश्चर्यजनक थी जितनी कि प्रेरणादायक सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर रुख के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता था। यह एक नामांकन था जो डिजिटल ईथर से पैदा हुआ था, नेपाली राजनीति के पारंपरिक गुप्त सौदों के लिए एक सीधी चुनौती। कार्की का चुनाव न्याय, ईमानदारी और अतीत से पूरी तरह से अलग होने की इच्छा का प्रतीक था। नागरिक प्रशासन के लगभग कुल पतन और आगे रक्तपात की संभावना का सामना करते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से साहसिक निर्णय लिया। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए आवश्यकता के सिद्धांत का आह्वान करते हुए उन्होंने 12 सितंबर को औपचारिक रूप से सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने संसद को भंग कर दिया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अवैध माना था, और 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने का आह्वान किया। इस अधिनियम ने लोगों की पसंद को वैध बनाया और बढ़ती हिंसा से एक संवैधानिक रास्ता प्रदान किया। देश के तत्काल भविष्य को एक विश्वसनीय, गैर राजनीतिक व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया। प्रधानमंत्री कार्की ने शांति बहाल करने और शासन के एक नए युग का संकेत देने के लिए तेजी से काम किया। उन्होंने टेक्नोक्रेट्स और रिफॉर्म माइंडेड व्यक्तियों से बनी एक कैबिनेट का गठन शुरू किया। जानबूझकर अतीत के बदनाम चेहरों से परहेज किया। उनके पहले कृत्यों में से एक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की स्थापना करना था, जिसमें सुरक्षा बलों के अत्यधिक कार्यों के लिए जवाबदेही का वादा किया गया था। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान की मरम्मत के लिए
एक पुनर्निर्माण कोष की भी घोषणा की गई। ये शुरुआती कदम विश्वास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण थे। ये दर्शाते हुए कि नया नेतृत्व लोगों की बात सुन रहा था और नेपाल के लिए एक अलग रास्ता बनाने के बारे में गंभीर था। परिणाम और आगे का रास्ता। जैसे जैसे नेपाल अपने नाजुक ट्रांजिशन से गुजर रहा था, उसके शक्तिशाली पड़ोसी भारत और चीन अपनी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। भारत नेपाल से गहरे सांस्कृतिक संबंधों और एक लंबी खुली सीमा से बंधा हुआ स्थिरता और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दे रहा था। नई दिल्ली की प्राथमिक चिंता अपनी उत्तरी सीमा पर मानवीय संकट और सुरक्षा शून्य को रोकना था, और उसने चुपचाप मध्यस्थता के लिए अपने राजनयिक चैनलों की पेशकश की। इसके विपरीत चीन, जिसने बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से नेपाल में भारी निवेश किया था, ने अस्थिरता को अपने रणनीतिक और आर्थिक लाभों के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा। हालांकि दोनों देशों का प्रभाव था, पर्यवेक्षकों के बीच आम सहमति स्पष्ट थी। यह एक गहरा घरेलू संकट था जो नेपाल की आंतरिक विफलताओं से पैदा हुआ था, न कि बाहरी हेरफेर से। 2025 की क्रांति की मानवीय और आर्थिक लागत चौंकाने वाली थी। हिंसा में कम से कम 75 नागरिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। मानवाधिकार संगठनों की जांच से पता चला कि पुलिस की प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन थी, जिसमें अधिकांश गोली के घाव कमर के ऊपर लगे थे। आर्थिक नुकसान का अनुमान $24.3 बिलियन था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा था। विद्रोह, हालांकि अंततः अपने राजनीतिक उद्देश्यों में सफल रहा, ने राष्ट्रीय मानस पर गहरे घाव छोड़े और अंतरिम सरकार और उसके उत्तराधिकारियों के लिए शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह से पुनर्निर्माण का एक विशाल कार्य छोड़ दिया। फिर भी इस उथल-पुथल की राख से आशा का एक शक्तिशाली संदेश उभरा। विद्रोह डिजिटल युग में युवा शक्ति का एक निश्चित प्रदर्शन था। इसने दिखाया कि एक जुड़ा हुआ, संगठित और दृढ़ पीढ़ी सबसे एंट्रेंच्ड राजनीतिक प्रणालियों को जवाबदेह ठहरा सकती है। नेपाल में हुई घटनाएं वैक्यूम में नहीं हुई। उन्होंने 2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में इसी तरह के यूथ लेड वाले सरकारों के पतन का अनुसरण किया, जो भ्रष्टाचार और खराब शासन की यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करने वाली एक नई पीढ़ी के क्षेत्रीय रुझान को उजागर करता है। क्रांति लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक जीत थी। ये साबित करती है कि शक्ति अंततः लोगों के पास रहती है। आज 30 नवंबर 2025 तक नेपाल उपचार की एक अस्थायी राह पर है। सुशीला कार्की के तहत अंतरिम सरकार ने व्यवस्था की एक झलक बहाल करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है, जिसमें छिट-पुट झड़पें सभी को शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। मार्च 2026 में होने वाले चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025 की क्रांति एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। इसने नेपाल में सामाजिक अनुबंध की शर्तों को मौलिक रूप से फिर से स्थापित किया है। इसने एक पीढ़ी को सशक्त बनाया है, राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाओं को फिर से परिभाषित किया है और भविष्य के नेताओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में काम किया है। युवा देख रहे हैं और उन्हें फिर से चुप नहीं कराया जाएगा।